हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन और डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको दी गई एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, जैसे आपको स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, बट आपको जरूरत है मीटर पर सेकंड में, तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे। और ये काफी जरूरी भी है कि चीजों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसे जानने के लिए, क्योंकि अगर आपने चीजों को कन्वर्ट करना नहीं सीखा तो ये काफी कॉस्टली पड़ जाता है अगर हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक एग्जांपल बताऊंगा कि कॉस्टली कब पड़ जाता है। तो आपको अगर कन्वर्ट करनी हो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो आप क्या करोगे, सिंपली एक बाय मल्टीप्लाइंग ए कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, तो अगर आप एक कन्वर्जन फैक्टर की मल्टीप्लाई कर दोगे क्वांटिटी के अंदर, दी गई क्वांटिटी के अंदर, तो आपको एक अपनी नई यूनिट मिल जाएगी, डिजायर्ड यूनिट मिल जाएगी जिसकी आपको जरूरत है। तो अगर आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करना है तो आपको सिर्फ एक कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, अगर आपको 80 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है 1000 मीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। आपको इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 80 मीटर लिखो, और कन्वर्जन फैक्टर आपको राइट कन्वर्जन फैक्टर चाहिए, क्या होगा, आपको मीटर की जगह पे क्या करना है, किलोमीटर करना है। तो न्यूमिनेटर में आप क्या लिखोगे, 1 किलोमीटर लिखोगे, फिर आप क्या करोगे, अपॉन लगाओगे। अब एक बात बताइए, 1 किलोमीटर इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा आपको, तो 1 किलोमीटर किसके इक्वल है, 1000 मीटर के इक्वल है, तो ये क्या होगा, 1000 मीटर लिख दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसमें ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आपका 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर आएगा, ये आपका कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, और आपका आंसर क्या मिलेगा, जब आप 80 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 जीरो है, तो ये जो पॉइंट है वो 3 प्लेस पीछे आएगा, तो ये आ जाएगा 0.0803 प्लेस पीछे आया है, इतने किलोमीटर। ठीक है, तो आपको देखना कि आपको यहाँ पर राइट कन्वर्जन फैक्टर की जरूरत है। ठीक है, अब जो कन्वर्जन फैक्टर है वो करता क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर अनवांटेड यूनिट्स है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जैसे मीटर की हमें जरूरत नहीं है, उसको कैंसिल करता है। ठीक है, और जो हमारी डिजायर्ड यूनिट्स है उसको बचा कर रखता है, अपनी जगह पे छोड़ कर रख देता है। सो कन्वर्जन फैक्टर cancels the unwanted units and leaves the desired units in their place। ठीक है, तो जो हमारी डिजायर्ड यूनिट है वो अपनी जगह पे बची रह जाती है। जैसे और एग्जांपल देखें, अगर हमको 0.50 माइल्स पर सेकंड को, सॉरी माइल्स पर मिनट को कन्वर्ट करना हमें इसको मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इतने माइल्स पर मिनट को हम मीटर पर सेकंड में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको कन्वर्जन फैक्टर चाहिए। तो एक बात बताइए, जो माइल और मीटर, इनमें क्या क्या रिलेशन होता है, तो आपको मैं बता दूं, 1609 मीटर में होता है 1 माइल्स, तो 1 माइल्स कितने इक्वल होता है, 1609 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको माइल्स की जगह पे क्या चाहिए, मीटर चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर मीटर लिख दोगे बेसिकली। ठीक है, कितने मीटर, 1609 मीटर। ठीक है, कितने माइल्स में होती है, 1 माइल्स में होती है, तो जो हमें कट करना है वो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, क्योंकि गिवन माइल से ऊपर है, तो ऊपर हमने 1 माइल किसके इक्वल है, 1609 मीटर के इक्वल है, इनटू अब हमें क्या चाहिए, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो डिनोमिनेटर में क्या था, मिनट था, यहाँ पे सेकंड कर दो। ठीक है, लेकिन ऊपर आपने क्या कर दिया, मिनट कर दिया। अब 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है, तो ये आपको हो गया राइट कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, अब इसमें ये तो माइल पर सेकंड, तो इसने माइल पर मिनट तो पहले ही दे रखा था जो हमने नहीं लिखा था। आप देख रहे हो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाता है, माइल से माइल कैंसिल हो जाता है, और क्या बचता है 0.50
इंटू 1609 अपॉन 60, इधर ये बचता है मीटर और ये इधर बचता है सेकंड। ठीक है, ये माइल से माइल कैंसिल हुआ था, सेकंड बचा था, तो मीटर पर सेकंड इसके आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको इस तरीके से यूनिट आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैट्रिक सिस्टम में हो यूनिट्स तो अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपको दे दूं 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो देखो आप इसे कैसे करोगे, तो 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो आपको ये दे रखा है। अब आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर में है ग्राम, तो न्यूमिनेटर में आपने क्या कर दिया, किलोग्राम लिख दिया, और डिनोमिनेटर में आपने क्या करा, ग्राम लिख दिया। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं। 10 की पावर 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू अब आपको सेंटीमीटर हटाना है, तो एक लाइन खींचकर सेंटीमीटर की जगह पे आपको क्या करना है, मीटर, तो आपने मीटर रख दिया और ऊपर क्या करा, सेंटीमीटर, जिससे कैंसिल हो जाए कट जाएगा। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, और इस पूरे का क्यूब कर दोगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता है, और जो सेंटीमीटर क्यूब है जब आप इसका क्यूब करोगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अब ये कितना बचा देखो, 7.86 अपॉन 10 की पावर 3 बचा है, और इनटू में ये 10 की पावर 2 है, उसका क्यूब करोगे तो 10 की पावर 6 बचेगा, और ये किलोग्राम बचा है, और ये अपॉन में मीटर क्यूब बचा है। कैलकुलेशन कर लेना आप इसकी, 10 की पावर ऊपर 3 जाकर 10 की पावर 3 आ जाएगा, तो ये मिलेगा 7.86 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, आई होप आपको ये कन्वर्जन फैक्टर समझ आ गया होगा। अब देखो कन्वर्जन फैक्टर जरूरी क्यों है, तो ये बात थी 1999 की, कन्वर्ट करना इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, अगर आप इसकी इग्नोरेंस भारी क्यों पड़ जाती है। तो 1999 में एक नासा ने एक स्पेस सैटेलाइट लॉन्च की थी, मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। ठीक है, ये प्रोब मार्स पर जा रहा था उसके क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए, लेकिन जब वे 1998 में इसको क्या करा, लॉन्च किया, और 1999 में सितंबर में ये वहां पर पहुंचा मार्स के पास में। लेकिन जब उसको मार्स के ऑर्बिट में क्या कराना था, उसको रिवॉल्व कराना था, तो उस टाइम पर जब प्रोब को गाइड कर रहे थे तो नासा ने सडनली क्या हो गया, कॉन्टेक्ट टू संपर्क टूट गया नासा का। तो नासा ने जो कॉन्टेक्ट लॉस किया है, जो ऑटोमेटिकली हुआ है, इसका रीजन क्या है, तो बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो प्रोब की जो थ्रस्ट थी जिसको मेजर रिकॉर्ड कर रहे थे, तो सॉफ्टवेयर का एक एसएम फोर्स नाम का एक सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर का एक पार्ट जो थ्रस्ट को रिकॉर्ड कर रहा था पॉइंट सेकंड सिस्टम में। ठीक है, तो एक पार्ट तो पॉइंट सेकंड सिस्टम में क्या कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसी सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट उस पॉइंट सेकंड सिस्टम को मतलब एरर समझकर उसको न्यूटन सेकंड में, जो आपकी एसआई यूनिट है, उसमें यूज कर रहा था कैलकुलेशन के लिए। तो जिससे जो हमारी मतलब ट्रेजेक्ट्री है, जो नासा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस ट्रेजेक्ट्री से इस पाथ को फॉलो करेगा, वो उस पाथ को फॉलो कर ही नहीं रहा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने यूनिट को कन्वर्ट किया ही नहीं था, उसने सीधा सिर्फ उसने कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया, उसने सिर्फ वही मान लिया कि भाई ये गलती रही है सॉफ्टवेयर की रिकॉर्ड करने में, और उसने ऐसा ही सिस्टम को यूज कर लिया, जिसकी वजह से उसने एक डिफरेंट पाथ ही फॉलो किया था। ठीक है, अब देखते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस चलो स्टार्ट करते हैं। अब डायमेंशन होता क्या है, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला बोल लो या फिर डायमेंशन बोल लो, तो एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन उस फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस को बताएगा कि जो बेस क्वांटिटी है उस पर किस तरीके से डिपेंड हो रही है। ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी express its importance, its dependence on base quantities
इस चीज को एक्सप्रेस करेगी वो फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी पर किस तरह से डिपेंड हो रही है एज ए प्रोडक्ट ऑफ, इसको मैं एक्सप्रेस करेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग बेस क्वांटिटीज। ठीक है, तो जो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या होगा लेंथ का क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है, तीनों की होती लेंथ होगी, तो लेंथ का क्यूब क्या बताएगा एल क्यूब। ये इसके ये एक बेस क्वांटिटी है, तो एल क्यूब क्या होगी इसके डायमेंशन होगी, ठीक है, वॉल्यूम की। तो किसी भी एक क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये बताता है कि वो जो आपकी क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटी से किस तरीके से डिपेंड कर रही है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वांटिटी बताया जाएगा। जैसे मैं आपकी स्पीड ले लूं, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं जो क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, डिस्टेंस के लिए l सिंबल होगा, ठीक है, ये जो आपका मीटर होता है लेंथ होता है, और टाइम के लिए क्या होता है t सिंबल, डिस्टेंस अपॉन टाइम था तो इसकी पावर क्या होगी -1 हो जाएगी। तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ दीज सिंबल्स ये क्या बताएगा डायमेंशंस को बताएगा। अब बात ये आती है कि जो आपकी बेस क्वांटिटी है किस क्वांटिटी के लिए हम क्या सिंबल यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी बेस क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल भी बोल सकते हो बेस भी बोल सकते हो। फिजिकल तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम बेस क्वांटिटी, यहाँ पर लिख रहे हैं हम इनके सिंबल, ठीक है, जो हम डायमेंशन के लिए यूज करने वाले हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ के लिए हम यूज करने वाले हैं एल, ठीक है। अगर हम मास की बात करें तो मास के लिए हम यूज करने वाले हैं एम, और अगर हम टाइम की बात करें तो इसके लिए यूज करने वाले हम टी, और अगर हम करंट की बात करें तो इसका सिंबल होता है आई, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हमने पढ़ा था, लेकिन इसके लिए हम यूज करते हैं सिंबल थीटा यूज, ठीक है। और अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जिसको हम मोल में मेजर करते हैं, ठीक है, जो होता है मोल, इसके लिए हम यूज करेंगे एन। एंड लास्ट है आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे जे, ठीक है। तो ये रहेगी हमारे सिंबल। अब आपको इन सिंबल को माइंड में रखना है, और इन सिंबल के आधार पर ही आपको कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। जैसे आपको एक और बात बता दूं कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी हम किन्हें बोलेंगे, तो कोई भी एक क्वांटिटी जिसकी सारे कोई भी डायमेंशन ना हो, मतलब जो डायमेंशन सारे के सारे 7 यूनिट हमारी बेस 7 यूनिट, अगर किसी की पावर 0 हो जाए तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो अगर सभी बेस क्वांटिटी की पावर 0 हो तो ये क्या कही जाएगी, ये कही जाएगी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो अगर किसी भी क्वांटिटी के पास एनी क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन ऑफ द फॉर्म एल की पावर 0, मतलब कोई सी भी ले लो इसमें क्वांटिटी सभी की पावर क्या होगी 0 होगी। अगर आप कोई भी बेस क्वांटिटी उठाओगे तो वो क्वांटिटी ऐसी होगी कि उसके डायमेंशन फॉर्मूले में सबकी पावर 0 आएगी, ठीक है। देन इसको हम क्या बोलेंगे, इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है। अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं पूछूं भाई डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन पहले आपको वॉल्यूम की चाहिए कि डायमेंशन, और वॉल्यूम की डायमेंशन तो अभी देखी थी हमने एल क्यूब है, ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। और डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है,
तो ये मास हो गया, अपॉन में क्या होगा वॉल्यूम की डायमेंशन, तो नीचे आकर तो प्लस की होगी, ऊपर आकर की होगी माइनस की हो जाएगी, क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं 1/L³ जो होगा वो क्या होगा, वो होगा L⁻³ ठीक है। तो अगर मैं पूछूं एरिया की डायमेंशन, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये होगा L², ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें कि ये जरूरी क्यों है, हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखने की जरूरत क्यों है, डायमेंशन फॉर्मूला हमारे किसी भी एक इक्वेशन को बताता है कि वो सही है या नहीं है। कोई भी आप इक्वेशन लिख लो, कोई भी आप फिजिक्स के अंदर एक्सप्रेशन लिख लो, अगर आप कुछ भी लिखोगे ना मैथमेटिकल फॉर्म में, तो वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है तो पूरी तरह से गलत है, बिल्कुल गलत है। तो कोई भी एक्सप्रेशन हो चाहे कोई भी इक्वेशन हो, डायमेंशनली कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एवरी इक्वेशन और एक्सप्रेशन must be dimensionally consistent, ठीक है। तो ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी ये कह लो, ये कुछ मैं दो लॉ बताऊंगा, अगर कोई भी इक्वेशन उन दो लॉ को या फिर दो रूल्स को फॉलो करती है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। इफ अगर वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है तो क्या है, वो गलत है स्टेटमेंट, ठीक है ना। सो इफ it is not dimensionally consistent, it is wrong, it must follow these two rules, ठीक है। अब ये देखो ये दो रूल्स कौन से हैं, पहला तो है जो आपकी हर टर्म होनी चाहिए एक्सप्रेशन की, वो क्या होनी चाहिए, उनके पास सेम डायमेंशन होनी चाहिए, ठीक है। सो एवरी टर्म मस्ट हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। तो हर टर्म के पास सेम डायमेंशन होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो जो दोनों साइड ऑफ इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड LHS एंड RHS दोनों के पास सेम डायमेंशन होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक टर्म लिख लो, चाहे आपने कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखा जो जोड़ या घटा की फॉर्म में लिखा जाता है, तो हर टर्म की सेम डायमेंशन होगी। लेकिन अगर आप एक इक्वेशन लिख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या फॉर्मूला गलत है, वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब इसमें जो दूसरी रिस्ट्रिक्शन है, जो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन आ जाते हैं वे डायमेंशन लेस होने चाहिए, ठीक है ना। सो आर्ग्यूमेंट्स यानी उनकी वैल्यू, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एनी स्टैंडर्ड फंक्शन, तो कोई भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन ले लो, लाइक साइन, कोस, टैन, लॉग, ए की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है ना। ये सभी फंक्शन क्या होने चाहिए, मस्ट बी डायमेंशनलेस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो आप इनपुट भी दोगे ना वो भी क्या होना चाहिए, एक प्योर नंबर होना चाहिए, और जो आउटपुट मिलेगा वो भी क्या होना चाहिए, प्योर नंबर होना चाहिए। तो इनकी डायमेंशन नहीं मानी जाती। इसमें ये बात ध्यान रखने की ये है कि जब हम इसके अंदर कोई भी इनपुट होगा वो भी क्या होगा, एक प्योर नंबर होगा। तो इन फंक्शन में इनपुट एंड आउटपुट दोनों क्या होने चाहिए, प्योर नंबर होने चाहिए, ठीक है।
अब अगर इनमें से किसी भी एक रूल्स का वायलेशन होता है तो क्या होगी, इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन क्या होगा, गलत होगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना, वो डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट होगा। अब इसका आप एक बार एग्जांपल देख लो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का। तो एग्जांपल आता है ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको चेक करते हैं कि ये ठीक भी है या फिर नहीं है। एस के इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यूनिट क्या होगी, लेंथ होगी। ये क्या होता है, यू की यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। पहले हम इसकी एस की लिख ले, तो एस की यूनिट क्या है, एल है। लेकिन अगर u की यूनिट की बात करें, u क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो क्या होगी, l अपॉन टी होगी, ठीक है। और l अपॉन टी मतलब l टी की पावर -1, ठीक है। और अगर मैं इसमें t की मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ut है, तो u में t की मल्टीप्लाई करना, तो t की l अपॉन टी था, t की मल्टीप्लाई कर दी तो t से t कट जाएगा। सो l अपॉन टी इंटू टी, तो t से t कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, l मिलेगा, ठीक है। और अगर a की बात करूं, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। सो अब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की यूनिट की, तो क्या होता है, वेलोसिटी की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट, यही होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जो u की ये फॉर्मूले है, ये 1 बाय 1 करके आप पढ़ते जाओगे, जब आप फर्दर एक एक दो चैप्टर आगे देखते जाओगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी। इसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो ऊपर वेलोसिटी यूनिट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या है, एल अपॉन टी है, तो क्या होगा, एल है और अपॉन में टी है, तो टी एक ऑलरेडी है, तो एल अपॉन टी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास जो एक्सप्रेशन में हमारे पास है हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो आप क्या करोगे, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, तो एल अपॉन टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब आप टी स्क्वायर में करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एल मिलेगा, ठीक है। अब ये एल मिल जाएगा आपको। तो और हम इसमें एक चीज देख रहे हैं, हैंस जो आपकी एस की यूनिट है, जो आपकी यूटी की यूनिट है, और जो आपकी हाफ एटी की स्क्वायर यूनिट है, इनकी यूनिट क्या है, सेम है। तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इसलिए ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ऐसा करते हैं, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा इससे अलग देखते हैं, जिसमें साइन कोस वाली चीजें भी आ जाए। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बनाता हूं, v इक्वल्स टू √2 GH साइन a बाई एस, एस यहाँ पर a बाई एच कर लो, h क्या हाइट है, ठीक है ना, एक लेंथ की यूनिट है। तो अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट की बात करेंगे, तो क्या है आपकी, मीटर पर सेकंड थी, लेंथ डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, v क्या वेलोसिटी होती है, इस फॉर्मूले के अंदर v वेलोसिटी है, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, तो ये क्या होगा, l अपॉन टी आएगा। और जब ये l अपॉन टी हो गई, आपकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी। अगर हम राइट हैंड साइड की देखें, तो हमने देखना होगा √2 GH का, एक ये वाली चीज देखनी होगी, क्या ये क्या इसकी कोई यूनिट है, इसके अंदर इनपुट भी क्या होना चाहिए, प्योर नंबर होना चाहिए, और आउटपुट भी क्या होना चाहिए, प्योर नंबर होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको √2 GH की बताना चाहता हूँ। पहले g की यूनिट देख ले, g क्या आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये आपका ड्यू टू ग्रेविटी से आप इग्नोर भी कर सकते हो, आप सिर्फ ये क्या है, एक्सेलरेशन है, जिसकी चर्चा अभी हमने करी थी, जो क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम था। तो वेलोसिटी की यूनिट अपॉन क्या होगा, टाइम की यूनिट होगा, मतलब वेलोसिटी की यूनिट क्या है, एल अपॉन टी, और नीचे एक टी पहले ही मौजूद है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को चाहिए √2 GH की यूनिट, किसकी चाहिए, √2 GH की, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप g की रूट, उसकी तो कोई यूनिट नहीं होती 2 की, पहले आप क्या करोगे, g की यूनिट लिखोगे, और g की यूनिट क्या है, l अपॉन टी स्क्वायर है, ये आपने लिख लिया इनटू में। अब हाइट की यूनिट क्या है, l है, l लिख लिया, लेकिन पूरे का आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा, 1/2 पावर, तो l स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर होगा। और जब आप इसका अंडर रूट लोगे तो क्या होगा,
L/T होगा। तो आप देख रहे हो कि जो V की यूनिट है और जो √2GH की यूनिट है ये दोनों सेम आ रही है, लेकिन जो ये साइन है अभी आपको इन दो को देखकर लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये जो साइन है A/H आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो इसका इनपुट है वो एक प्योर नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यूनिट A/H की, और A की यूनिट क्या निकाली थी आपने, जो आपकी G की यूनिट होगी वो आपकी A की यूनिट होगी, क्योंकि A क्या है, एक्सेलरेशन है, और H क्या है, लेंथ है, आपकी हाइट है। ठीक है, तो A एक्सेलरेशन है यहाँ पर, और एक्सेलरेशन की यूनिट जो G की यूनिट है मतलब क्या है, L/T²। ठीक है, लेकिन अपॉन में क्या है, हाइट है, मतलब एक लेंथ है, और लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी यूनिट है 1/T²। मतलब क्या है, आप t की पावर -2 को इनपुट में डाल रहे हो, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, t की पावर 0 होनी चाहिए थी, हर चीज की पावर 0 होनी चाहिए थी, क्योंकि इसका इनपुट क्या होना चाहिए था, एक प्योर नंबर होना चाहिए था। तो ये क्या है, एक प्योर नंबर नहीं है, नॉट ए प्योर नंबर। और जब ये एक प्योर नंबर नहीं है, सो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये गलत फॉर्मूला है। ठीक है, ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं साइन वाले फैक्टर को हटा दूं तो ये फॉर्मूला सही बन जाता है, और एक्चुअली ये फॉर्मूला एक हाइट से h हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराने का है, कि जो उसके सरफेस पर जब वो गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जिसे आप बाद के किसी चैप्टर में पढ़ोगे। यहाँ पर सिर्फ आप कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हो। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, फॉर्मूला दिया है, तो मैं मान रहा हूँ कि आपको इसके पैरामीटर के बारे में पता है, डेफिनेशन के बारे में पता है, लेकिन ये डेफिनेशन एकदम से नहीं आती है, आप इसमें उलझे मत। जिसको नहीं आती है, जिसको छोटी छोटी डेफिनेशन नहीं पता, वो अभी इसको स्किप करे, और जब वे एक बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे फिर इसको दोबारा एक बार देखना, इसको स्टडी करना, इसके क्वेश्चंस ट्राई करना, तो ये आपको आसान लगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्मूले स्किप कर दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्सपीरियंस है और एक एक करके लर्न करने से ही आते हैं, ना कि अगर मैं आपको एक एक करके सारे बताऊं फिर उसको हम 1 बाय 1 करेंगे। ये अच्छी चीज, ये दिस इज नॉट ए गुड डील। आपको अच्छा तब लगेगा कि हम इसको एक एक करके समझेंगे, और सभी फॉर्मूले जब हमें याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।